Good morning students, I am Priyanka Trivedi. Today we will start a new chapter, chapter 8, cell structure and functions. इसमें जो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे वो कुछ इस प्रकार हैं. What is cell? Discovery and history of the cell. Instruments for studying cells. Staining. Unicellular and multicellular organisms. Level of organization from cell to organism. Cell shape, size. Parts of the cell. Cell membrane, cytoplasm, nucleus, these are the parts of the cell. Cell organelles. Comparison between plant and animal cells. And the last topic is prokaryotic and eukaryotic cells. So today we will start cell structure and functions. In this chapter we will learn about the basic structural unit of an organ, which is the cell. There are millions of different things around us in this world. हम लोग देखते हैं ना, हमारे संसार में चारों तरफ हमारे तरफ बहुत सी चीजें हमें दिखती हैं. Some of them are living and some of are non-living. कुछ living होती हैं और कुछ non-living होती हैं. Plants, insects, frog, human beings, etc. are living things, while sand, soil, air, water, chair, etc. are non-living things. Living things exist along with non-living things on the earth. Living things carry out certain basic functions like respiration, digestion, excretion, reproduction, movement and growth. और नॉन लिविंग थिंग्स में इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी नहीं पाई जाती है. ठीक है. अब all animals and plants are living. All these organisms look different from each other. सारे एनिमल्स प्लांट्स में जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, ये आप सभी को पता है. और all these organisms look different from each other. और सारे ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं. ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स. और ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक यूनिट से मिलकर बने होते हैं. और इस चैप्टर में वी विल स्टडी द सेल, इट्स पार्ट्स एंड द फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ अ सेल. सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सेल? है क्या सेल? अ सेल इज अ स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ. सेल स्ट्रक्चरल, फंक्शनल. स्ट्रक्चरल कैसे? जैसे सेल से ही स्ट्रक्चर क्रिएट होता है किसी ऑर्गेनिज्म का, तो स्ट्रक्चरल. फंक्शनल, डिफरेंट फंक्शन पाए जाते हैं. फंक्शनल. एंड द स्मॉलेस्ट, और सबसे छोटी यूनिट लाइफ के लिए होती है, इसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं. सेल को हम लोग ब्रिक्स से भी कंपेयर कर सकते हैं. सेल्स में बी कंपेयर टू ब्रिक्स. जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि छोटी छोटी ब्रिक्स से मिलकर एक बड़ी बिल्डिंग बन जाती है, इसी तरीके से छोटी छोटी सेल्स से मिलकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है. तो सेल को हम लोग ब्रिक्स से भी कंपेयर कर सकते हैं. अब बात आती है इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी. डिस्कवरी एंड हिस्ट्री ऑफ द सेल. रॉबर्ट हुक in 1965 he observed the cell in dead tissues, bark, cork. रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में ऑब्जर्व किया कि उन्होंने क्या किया कि कॉर्क जो पेड़ की छाल होती है उसके डेड टिश्यूज जिसे कॉर्क बोलते हैं उसकी स्लाइस ली और उसको अपने ही बनाए हुए एक माइक्रोस्कोप में उसकी स्लाइड को उन्होंने देखा. और उन्होंने देखा कि उसमें बहुत छोटे 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 कंपार्टमेंट्स, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स उन्हें दिखे. बाद में रॉबर्ट हुक ने इन कंपार्टमेंट्स को सेल नाम दिया. ठीक है. और सेल लैटिन भाषा में
छोटे छोटे रूम्स को बोला जाता है, ठीक है। तो एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक discovered the cell in 1665. He observed slices of cork under his self-designed crude microscope. Cork is a part of the bark of a tree. ये देख रहे हैं आप लोग, ये एक उनका बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था जिसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया और इस स्लाइड को उन्होंने जब देखा तो कुछ इस तरीके की पिक्चर इनको दिखे, ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस दिखे, ठीक है। रॉबर्ट हुक कॉइन्ड द टर्म सेल, ठीक है। नाउ Robert Hooke had actually seen the dead walls of the plant cell. These cells had lost their living content and looked like little rooms, ठीक है। लिटिल रूम्स की तरीके से छोटे छोटे कंपार्टमेंट के रूप में उनको स्लाइड में स्ट्रक्चर्स दिखे। However, even 150 years after Hooke's discovery, very little was known about the cell until improved microscopes with very high magnification and resolution were made. ठीक है, तो 150 इयर्स के बाद, अभी तो सिर्फ उन्होंने सेल वॉल ही देख पाया था, फिर जो इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से बाद में 150 इयर्स के बाद उस पर और डिस्कवरी की गई, तो हाई मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन के जो माइक्रोस्कोप्स थे तो उनकी हेल्प से और उसके बारे में डिस्कवरी की गई, सेल के और पार्ट्स के बारे में जानकारी मिली। अच्छा, रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी के फादर भी बोला जाता है ना। रॉबर्ट हुक इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है? साइटोलॉजी वो स्टडी होती है, वो ब्रांच होती है साइंस की जिसमें हम लोग सेल की स्टडी करते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्ट्रूमेंट्स फॉर स्टडिंग सेल। सेल की स्टडी के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट काम आते हैं? सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन स्ट्रक्चर एंड कैनॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। सेल जो इतना छोटा पार्ट होता है, इतना छोटा स्ट्रक्चर होता है जो कि हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, तो सेल को देखने के लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ये एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पिक्चर है जिसको हम लोग की लेबोरेटरीज में होता है, और ये कुछ इस तरीके का होता है। ये ऊपर ईयर पीस होता है, इससे हम लोग अपनी आई के थ्रू ये स्लाइड यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे ये स्लाइड रखी जाती है। नीचे ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं जिनको सेट करके हम लोग स्लाइड को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, ये होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये काफी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अ वेरी large instrument that helps in observing various internal parts of the cell, ठीक है। वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आउटर पोर्शन देख लिया या सेल का देख लिया, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम लोग जो इंटरनल पार्ट होते हैं सेल के, जिन्हें ऑर्गेनेल्स भी बोलते हैं, उनको देखने में हेल्प मिलती है। ये काफी बड़े माइक्रोस्कोप्स होते हैं और बड़ी लैबोरेटरीज में पाए जाते हैं। ये इनका जो मैग्निफिकेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज फ्रॉम 1 लाख टू 5 लाख टाइम्स होता है, ठीक है। ये इस तरीके का ये स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये ऊपर इंसुलेटर होता है, इलेक्ट्रॉन गन होता है, इसमें बायनोकुलर व्यूअर होता है, ये पूरा इसका कंट्रोल पैनल होता है जिससे इसे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेनिंग। सेल्स आर ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस। सेल्स जो स्ट्रक्चर सेल का होता है वो एक्चुअली ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है। सो दे आर डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व द details of the cell and its internal structure
स्टेन्स आर यूज्ड। सेल का स्ट्रक्चर जो होता है वो कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जिसको हम लोग अच्छी तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं उसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को बहुत हेल्प मिलती है स्टेनिंग से। डिफरेंट स्टेन्स होते हैं, डाइज होते हैं, जिनको हम लोग यूज करके और उनको कलरफुल करते हैं, और इससे हम लोग अच्छी तरीके से डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं सेल के पार्ट्स को। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन स्टेन्स होते हैं, जैसे सेफरीन, सेफ्रेनिन, इयोसिन, मैथिलीन, ब्लू एंड क्रिस्टल वॉयलेट। दीज आर द सम कॉमनली यूज स्टेन्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर दोनों अपने नाम के बारे में बता रहे हैं। यूनि का मतलब होता है वन, मल्टी का मतलब होता है मैनी। ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल से बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। लाइक पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, yeast, amoeba are the example of unicellular organism. The single cell of these organisms behave like a complete organism. इनकी जो सिंगल सेल होती है वो पूरे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरीके से काम करती है। वही एक सिंगल सेल काम पूरा उसमें होता है, रेस्पिरेशन का, एक्सक्रीशन का, रिप्रोडक्शन का पूरा परफॉर्म बाय अ सारा काम परफॉर्म किससे होता है? बाय अ सिंगल सेल। तो फॉर एग्जाम्पल एमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इट परफॉर्म्स ऑल द फंक्शन लाइक टेकिंग फूड, इंजेक्शंस, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, मूवमेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये आप देख पा रहे हैं पिक्चर, एमीबा एंड पैरामीशियम। एमीबा और पैरामीशियम का ये पिक्चर है और ये एग्जाम्पल है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, नाउ द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्युलर सेल्स से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मोस्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल दैट वी सी अराउंड अस आर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. Tree, grasses, insects, crows, birds, humans are few examples of multicellular organism. All multicellular organisms begin the life as a single cell called the fertilized egg cell. सभी multicellular organisms multi cells की से मिलकर बनते हैं, मगर ये multicellular organisms भी अपनी जो लाइफ स्टार्ट करते हैं वो एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट होती है, और उस सिंगल सेल को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट। एक सिंगल सेल होती है जाइगोट, और वो मल्टीप्लाई होती है कई सेल में, और फिर वो कई सेल अगेन मल्टीप्लाई होते हैं और ज्यादा सेल में। तो इस तरीके से बनके एक पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, ऑल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स शोज डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं, जैसे डिवीजन ऑफ लेबर डिफरेंट काम डिफरेंट लोगों को बांट देना। जिस तरीके से कोई फंक्शन होता है हमारे घरों में तो हम लोग हर किसी को कुछ जिम्मेदारी दे देते हैं ना, उसी तरीके से ह्यूमन बींग्स में या मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि डिफरेंट पार्ट जो बॉडी के होते हैं उनके डिफरेंट काम होते हैं। इसी तरीके से उन ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट कामों को ही डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। जैसे अगर हार्ट की बात करते हैं तो वो ब्लड को पंप करता है, बोन्स की बात करते हैं तो वो हमें चलने में हेल्प करती हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अगर हम बात करते हैं स्टमक की तो वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इट मीन्स दैट द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म
a different function. For example, body has a stomach to digest food, heart to pump blood, bones and muscles to perform movement and so on. जैसा कि मैंने अभी बताया कि डिफरेंट जो बॉडी के पार्ट होते हैं उनको उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाता है. डिवीजन ऑफ लेबर इसी को बोलते हैं. ये डायग्राम आप देख रहे हैं जैसे ट्री, बर्ड, ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है, तो आज हम लोगों ने व्हाट इज सेल, डिस्कवरी ऑफ द सेल, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, स्टेनिंग, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर स्टडिंग सेल, ये सारे टॉपिक कवर किए हैं. और उम्मीद पूरी है मुझे कि आप सभी को समझ भी आए होंगे. अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो तो यू गाइस कैन आस्क मी. ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट.